नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो यहाँ पर आज भी हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाले हैं उससे उसका जो संबंधित प्रैक्टिस सेट है उससे करने वाले हम लोग आज 75 जीके करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन रहता है आप लोग के बिहार एसएससी के एग्जाम में। और इसमें आप लोग का 75 हो जाएगा जीके जीएस और 75 आप लोग का मैथ रीजनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 75 जीके जीएस कवर करने वाले हैं और बहुत सारा वीडियो जैसे कि हम लोग लगभग 56-57 वीडियो जीके जीएस का कर चुके हैं, जो कि सेट का ही प्रत्येक क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो कवर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का ठोस जीके जीएस बन जाए। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो जीके जीएस का सेट बनाया हूँ उसमें आप लोग का जो एक्स्ट्रा जीके जीएस कवर हो रहा था वो सभी बताते हुए गया हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन है सेट में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार एसएससी के लिए। ऐसे तो जितना भी एग्जाम होता है कम्पिटिटिव की तरह सबके लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन ये जो यहाँ पर आप लोग को इस सेट में जो जीके जैसे मिलने वाला है वो बिहार एसएससी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सब है। तो उसे आप लोग कवर कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो टोटल वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोग का जीके जस्ट ठोस हो जाए। और मैं कहूँगा कि जो मैथ रीजनिंग आप लोग का है वो आप लोग को पर डे सेट लगाना ही चाहिए मैथ रीजनिंग का। अगर आप लोग पर डे मैथ रीजनिंग नहीं लगा रहे हैं तो वो आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पीड आप लोग को बनाना पड़ेगा ताकि कम समय आप लोग उतना उतना क्वेश्चन कर सके मैथ रीजनिंग का। क्योंकि आप लोग को पता है टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग का रहेगा और 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। अगर थोड़ा सा भी टफ आ गया मैथ का, अगर आप लोग के पास स्पीड नहीं रहेगा तो आप लोग कम समय में मैथ को नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोग पर डे मैथ और रीजनिंग का सेट लगाया कीजिए ताकि वो कम से कम में वो ट्रिक के द्वारा सिखाया जाए, कम से कम समय में उसको बना सके। और आप लोग को ग्रुप में जो है टेलीग्राम ग्रुप में एक मैथ का जो 2 बुक दिया हूँ, जो एक फार्मूला का है और एक इम्पोर्टेंट मैथ का नोट्स है। जैसे कि आप लोग को वो सर है गगन प्रताप सर और एक आदित्य सर है, उन दोनों का नोट्स मैथ का भेज दिया हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंस फार्मूला दिया गया, प्रत्येक चैप्टर को आप लोग कर सकते हैं उस नोट्स से। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को इस सेट का भी पर डे पीडीएफ दे देता हूँ और जितना वीडियो बनाया अभी तक उसका भी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को। तो टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है और यहाँ पर पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से स्टार्ट हुआ है। तो करंट अफेयर्स तो 2023 का है और अब अगर आप लोग को करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाएगा तो वो हो सकता है 24 का पूछे, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है पिछले 1 साल का भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स को यहाँ पर जो इस सेट में है वो थोड़ा पीछे का है, जिसे इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हो सकता है ये पूछा जाए, इसलिए आप लोग इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग 24 का जो करंट अफेयर्स है जो स्टार्टिंग से हुआ है उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स आप लोग पर डे क्लास किया कीजिए ताकि करंट अफेयर्स आप लोग के माइंड में बैठे रहे। करंट अफेयर्स वो चीज़ है जैसे आप लोग न्यूज़ पर डे पढ़ते हैं, उसी तरह करंट अफेयर्स को भी रोजे मतलब पर डे और न्यूज़ की तरफ पढ़ा कीजिए ताकि वो माइंड में बैठा रहे। और उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आए तो उसको रिवीजन एक बार कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो उज्जैन है, इंदौर है, खजुराहो, ये सभी जो है स्थान वो मध्य प्रदेश राज्य में ही है। तो दोस्तों याद रखिए आप लोग 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ना ही उज्जैन में हुआ है और ना ही इंदौर में हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। याद रखिए आप लोग जो हमारा यहाँ पर दिया गया 2023 का एक करंट अफेयर में हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आप लोग का 2024 का ही पूछे करंट अफेयर, तो आप लोग थोड़ा सा पीछे का भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कौन सा देश बन गया पहला। तो पहला देश बन गया है घाना। और याद रखिए आप लोग घाना का राजधानी जो है वो आकरा है। तो घाना पहला देश बन गया जिसने कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। तो आप लोग याद रखिएगा मिगुएल डियाज कैनेल को जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया पुनः वो क्यूबा देश का चुना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्यूबा। और क्यूबा का राजधानी जो वो हवाना है और क्यूबा का अगर मुद्रा पूछा जाए तो क्यूबा का मुद्रा है क्यूबन।
अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आप लोग याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी के जो नए अध्यक्ष बने वो हसमुख आधिया जी बनेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसमुख आधिया। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। आप लोग याद रखिए 3D, जो हमारा 3D तकनीक है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन, तो इस तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर जो स्थित है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा बेंगलुरु। आप लोग को पता है बेंगलुरु जो है वो किसकी राजधानी है, तो वो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना था। किस नाम से? सिलिकॉन वैली। और आप लोग याद रखिएगा साइलेंट वैली एक आता था। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में स्थित है। केरल में है साइलेंट वैली, लेकिन सिलिकॉन वैली पूछा जाएगा तो बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। और एक है अपना सिल्क सिटी। सिल्क सिटी आप लोग को पता है बिहार के भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व डाउन सिंड्रोम 2023 का थीम जो है वो है हमारे साथ हमारे लिए नहीं। हमारे साथ हमारे लिए नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 8 में हम लोग को पूछा जा रहा है दोस्तों की पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल जो शुरू की गई है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अक्टूबर। और आप लोग याद रखिएगा जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया है शिव शंकरी जी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शिव शंकरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने निम्न अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि तक सीमित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये 15,000 तक सीमित कर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15,000। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 12। और प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि अरेबिका और रोबस्टा ये किसकी किस्में हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा अरेबिका हो गया, रोबस्टा हो गया, और ये आता है लिबेरिका। याद रखिएगा लिबेरिका। एक तो हमारा हो गया अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा जो किस्में हैं, ये तीनों किस्म है कॉफी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, कॉफी का ये सभी किस्म है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि निम्न से ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं, इनमें से कौन जो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो मानस तो है, धनसिद्धि है, सुबनसिद्धि है। तो यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन सही दिया गया था, हम यहाँ पर गलती कर दिया लिख के नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इनमें सभी क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें लगाते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसलिए हम यहाँ पर सभी कर इसको काट के। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो कि ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी नहीं। मतलब यहाँ पर यह है कि मानस, धनसिद्धि, सुबनसिद्धि ये सभी ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि प्रश्न संख्या 14 में आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन वायुजनित रोग का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा वायुजनित रोग का उदाहरण जो है वो खसरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, खसरा। और यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो नहीं पाया जाता। तो आप याद रखिएगा बांका जिला जो हमारा यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती नहीं पाया जाता, बाकी बाद हमारे पश्चिमी चंपारण, किशनगंज इस सभी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बांका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। यहाँ पर सेवानिवृत्त आईएएस ये नहीं होता शामिल, माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं, राज्य के सांसद नहीं शामिल होते हैं, उद्योगपति भी शामिल नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, हमारा माध्यमिक शिक्षक है ये जो है राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 17 में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
338 किससे संबंधित है, आप याद रखिएगा। जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं एससी, है ना। तो ये जो है हमारा ये किस आर्टिकल से संबंधित है, ये आर्टिकल 338 से संबंधित हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। और हमारा पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पूछा जाए तो ये संबंधित है हमारा आर्टिकल 338 का ए से। और जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये संबंधित है ईबीसी से, मतलब जो हमारा यहाँ पर है ईबीसी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईबीसी को बोल सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और हमारा राजभाषा आयोग जो है वो आर्टिकल 344 में। और यहाँ पर जो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ईबीसी बोले ये आर्टिकल 338 के बी में हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा है कि राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप लोग याद रखिए ये लिया गया आयरलैंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आयरलैंड। और आप लोग याद रखिए डीपीएसपी जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो लिया गया कहाँ से, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को लिया गया अमेरिका के संविधान से। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है यूएसएसआर से, मतलब रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा युग में सही नहीं, तो आप सबसे पहले बता दूं एक ट्रिक है हमारा सरल। तो सरल से 100 से याद रखिए संसद आर्टिकल 79, और राज से याद रखिए राज्यसभा आर्टिकल 80, और लो से याद रखिए लोकसभा, और लोकसभा आर्टिकल 81। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, तो ये सही हमारा दिया गया है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में ये भी सही दिया गया है। और जो हमारा भारत का महान्यायवादी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल और हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 76 में, तो ये भी हमारा सही है। और आप लोग याद रखिएगा एक होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जो वो अधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। तो ये जो होता है ये किस आर्टिकल में, तो ये आप लोग याद रखिएगा जो हमारा एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल ये आर्टिकल 165 में हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल वो 76 में इसका जिक्र है, और आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल जिसको हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता। और जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति पद है यहाँ पर 56 दिया गया, ये गलत दिया गया। राष्ट्रपति पद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 52 में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये युग में जो है वो सही नहीं था। और बाकी बात सब सही था, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकती थी, ये किया जा सकता है 6 महीना के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 महीना। और 6 महीना बढ़ाकर टोटल हम लोग जो यहाँ पर आपात स्थिति लगाया जा सकता है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है अधिकतम। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न का 21 है कि प्रश्न का 21 में पूछा जाए आप लोगों को कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हम लोग प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो जो जिसका मतलब सत्ता रहता है, मतलब बहुमत दल रहता है, बहुमत दल रहता है, उसी का मतलब सदस्य होता है कोई प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष, मतलब ठीक है। आप लोग याद रखिए जो हमारा प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो किसका किस टाइम मतलब किस मत से रहेगा, वो याद रखिएगा वो बहुमत दल का जो रहेगा वो अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो उसी के द्वारा चुना जाता है, वो उसी के पक्ष का रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग इसमें कितना सदस्य होता है, तो याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है। और ये सभी सदस्य जो है वो लोकसभा का ही होता है। ठीक है जी, सभी लोकसभा का सदस्य होता है 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में। और जो हमारा लोक लेखा समिति ये विपक्ष का नेता के इधर से क्या होता है, ये इसका अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का। और आप लोग याद रखिए इसमें जो टोटल सदस्य की संख्या होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 22 सदस्य होता है। और 22 में आप लोग को याद रखिएगा 15 हमारा लोकसभा का हो जाता है, और उसी प्रकार हमारा जो हमारा बच गया अब 7 हमारा हो जाता है राज्यसभा का सदस्य। ये भी आप लोग याद रखिएगा लोक लेखा समिति में जो हमारा है 22 सदस्य हो गया, 22 में से 7 हो गया राज्यसभा का और 15 हो गया लोकसभा का। उसी प्रकार लोक उपक्रम समिति में भी टोटल 22 सदस्य होता है, और 22 में जैसे कि यहाँ पर बताया हूँ कि 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में, उसी प्रकार लोक उपक्रम समिति में भी होता है। और याचिका समिति में आप लोग याद रखिए टोटल जो सदस्य की संख्या होती है वो 15 सदस्य होती है, किसमें, याचिका समिति में।
तो इस पर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो यहाँ पर सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति होगी, जिसमें कि 30 सदस्य होता है और सिर्फ लोकसभा का ही होता है। पूछा जाता है प्रश्न कि हमारा जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा से कितने सदस्य होता है, तो लोकसभा से 30 सदस्य होगा। लेकिन अगर लोकसभा समिति में पूछा जाएगा तो उसमें लोकसभा से मात्र 15 सदस्य होता है और राज्यसभा से 7 सदस्य होता है, टोटल 22 सदस्य होता है। उपक्रम समिति में उसी प्रकार होता है। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं इस सभी को। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 में आप लोग पूछा जा रहा है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो याद रखिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अगर अधिकतम संख्या पूछा जाए तो वो 15% हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितना, 15%। वहाँ पर जितना भी मंत्रिपरिषद की संख्या है उसका जो यहाँ पर है 15% जो है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए आप लोगों को कि न्यूनतम कितना हो सकता है तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा न्यूनतम होगा वो हो जाएगा 12। तो 12 हो जाएगा हमारा न्यूनतम। लेकिन अगर अधिकतम पूछा जाए तो वो जो हमारा विधानसभा की संख्या है उसका कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में लोग पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक क्या है। तो आप लोग बता दूं कि जो हमारा जिस चीज़ का अगर संविधान में जिक्र है उसको बोलते हैं हम लोग संवैधानिक, और जिस चीज़ का संविधान में जिक्र नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग असंवैधानिक। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग क्या है। तो आप लोग याद रखिए राज्य वित्त आयोग जो हमारा है उसका जिक्र हमारे संविधान में है, जो कि किस आर्टिकल में है। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा आर्टिकल 243 का आई है, इसमें जो हमारा जिक्र है वित्त आयोग का। लेकिन ये वित्त आयोग जो है किसके लिए, तो याद रखिए पंचायत से संबंधित जो हमारा वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243 के आई में। लेकिन अगर पूछा जाए नगर निकाय से संबंधित जो हमारा वित्त आयोग है वो 243 का वाई में है। ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है बार बार कि हमारा जो राज्य वित्त आयोग का जिक्र है वो पंचायत से संबंधित, तो वो किस आर्टिकल में, तो वो हो जाएगा 243 का आई। अगर नगर निकाय से समझा जाए पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 243 का वाई। तो यहाँ पर जो हमारा राज्य वित्त आयोग हो गया इसका जिक्र जो हमारे संविधान में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक संवैधानिक संस्था है हमारा राज्य वित्त आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 है कि जो हमारा मूल संविधान कितनी अनुसूचियां था। याद रखिए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 है, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या हो गया है वो 12 हो गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दूं जो हमारा जो जो हमारा अनुसूची है वो पहले से था, लेकिन हमारा जो 9वां अनुसूची जोड़ा है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये जोड़ा है पहला संविधान संशोधन के द्वारा। और आप लोग बता दूं कि जो हमारा 10वां जो अनुसूची हो गया वो हो गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा, अनुसंधान नहीं संविधान संशोधन द्वारा। और हमारा यहाँ पर अगर बात करें 11वीं अनुसूची है तो ये जोड़ा गया है 73वीं संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया है 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। टोटल 4 जो है अनुसूची बाद में जोड़ा गया और 8 पहले से था। अभी टोटल जो अनुसूची की संख्या है वो 12 है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो याद रखिएगा चुनाव सुधारों से संबंधित जो हमारा समिति है वो दिनेश गोस्वामी समिति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव समिति के सुधारों से संबंधित है। और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो दूसरा ऑप्शन है GV राव समिति, तो GV राव समिति जो है वो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। और हमारा अशोक मेहता समिति आप लोग पता है द्विस्तरीय पंचायती से संबंधित है। तो अशोक मेहता समिति हमारा द्विस्तरीय पंचायत राज से संबंधित है। लेकिन अगर पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति, ये हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। और हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 है कि LM सिंधवी समिति। तो LM सिंधवी समिति आप लोग याद रखिएगा ये संबंधित है पंचायती राज के पुनः सशक्तिकरण से। किससे संबंधित है तो यहाँ याद रखिएगा पंचायती राज के पुनः सशक्तिकरण से जो हमारा संबंधित समिति है वो LM सिंधवी समिति है। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं जो हमारा समिति चुनाव सुधारों संबंधित जो समिति है वो हो गया दिनेश गोस्वामी समिति। चुनाव सुधारों समिति संबंधित जो हमारा समिति है वो कौन था दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 26 है कि प्रश्न संख्या 26 में आप लोग पूछा जा रहा है कि खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। याद रखिए ये लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आप लोग याद रखिए खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी ये किसका कृतियां होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृतियां। और ये आप लोग को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से ही संबंधित है, बिहार राज्य से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 में लोग पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप लोग याद रखिए बिहार के प्रथम गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये
सत्येंद्र सिन्हा जब बिहार के प्रथम गवर्नर बने थे। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय जो वो लॉर्ड रीडिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका कार्यकाल आपको याद रखिएगा 1921 से लेकर 1926 तक रहा है। किसका कार्यकाल? तो लॉर्ड रीडिंग का। और इसी यही जो एकमात्र भारत का यहूदी वायसराय था। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया है। तो इसमें जो भाग नहीं लिया है वो हो जाएगा हमारा खेतिहर मजदूर और जो शिक्षित वर्ग जमींदार, ये सभी ने इसमें भाग नहीं लिया है। लेकिन अगर बात करें हम लोग, सॉरी यहाँ पर गलती बोल दिया, खेतिहर मजदूर ने तो भाग लिया है, साहूकार ने भाग नहीं लिया है। तो जो हमारा यहाँ पर 1857 के विद्रोह में भाग लिया था वो हमारा कुछ जो राजा हो गया, राजा रजवाड़े और कुछ सैनिक हो गए, उन सभी ने भाग लिया। साथ साथ में खेतिहर मजदूर एवं कृषक ने ही भाग लिया है। लेकिन ये पूछा है कौन भाग नहीं लिया, तो ये हो जाएगा शिक्षित वर्ग, जमींदार एवं साहूकार। इन सभी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। यही वजह है कि 1857 विद्रोह का क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। 2, 3, 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो वो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये तो 1935 का अधिनियम का विशेषता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, ये गलत दिया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल, ये भी है। अखिल भारतीय संघ, ये भी है। यहाँ पर देखिए क्या गलती दिया गया, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन नहीं है। तो जो हमारा 1919 का एक्ट था, 1919 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया था, राज्यों में द्वैत शासन का जिक्र किया गया था। मतलब राज्यों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था वो एक्ट जो हमारा था 1919 के एक्ट के साथ, ठीक है। और अगर हमारा बात करें हम लोग 1935 का अधिनियम, तो जो हमारा 1935 का अधिनियम है, इसमें क्या किया, राज्यों से द्वैत शासन हटाकर कहाँ लगाया गया, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कथन दिया गया है दूसरा ऑप्शन कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, यही गलत दिया गया। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि राज्यों में द्वैत शासन 1919 के एक्ट के था, लेकिन 1935 एक्ट में क्या किया, राज्यों में द्वैत शासन हटाकर सिर्फ केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा कथन गलत दिया गया, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 है कि बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ। तो आप लोग याद रखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था कब। तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। कब किया, 20 जुलाई 1905 को। लेकिन अगर बात करें हम लोग इसका जो प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो गया। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ है वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। और अगर जिस दिन ये बंगाल विभाजन हुआ उस दिन क्या हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्योंकि बंगाल विभाजन, ये मतलब कहने का मतलब ये प्रकार का भारत के विभाजन हुआ तो क्या होगा, बहुत लोगों को दुख हुआ। जिसके कारण क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी जो बंगाल विभाजन हुआ, प्रभावी हुआ, उसके बाद उस दिन जो है वहाँ पर पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उसके मतलब सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता को प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस भी मनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा था, राखी दिवस कब मनाया था। तो ये मनाया गया था बंगाल विभाजन के तहत ही। ये भी आप लोग याद रखिए। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा शोक दिवस मनाया जाता है वो किसके तहत मनाया गया था। वो बंगाल विभाजन 1905 के में ही इसी के कारण क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है बंगाल विभाजन के बारे में कि जो हमारा शोक दिवस मनाया जाता है, राखी दिवस मनाया जाता है, ये बंगाल विभाजन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। याद रखिए महात्मा गांधी जो सर्वप्रथम अधिवेशन में भाग लिया था वो जो हमारा 17वीं अधिवेशन 1905 में हुआ था कलकत्ता में, इसी में भाग लिया था पहली बार महात्मा गांधी जी ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार अध्यक्षता इसने किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया था, वो क्या, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। उसी में इसने पहली बार अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारा साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो आया था वो मार्च 1930 में आया था। कब आया था, मार्च 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया। और पूना समझौता आप लोग याद रखिए, पूना समझौता हुआ है सितंबर 1932 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था आप लोग को पता है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ है पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी में। और हमारा सांप्रदायिक पंचायत जो आया था वो कब आया था, ये आया था इससे 1 महीना पहले, अर्थात अगस्त 1932 ईस्वी में हमारा सांप्रदायिक पंचायत आया था। और दिल्ली समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं
क्या बोल सकते हैं, गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, दिल्ली समझौता का ये हुआ था मार्च 1931 ईस्वी में, 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था दिल्ली समझौता। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्रम के अनुसार सजाएं तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट, एक हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1-4, 1-4 किस में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 1-4। उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 और 2, 1-4-3-2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 है कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु उपाधि प्रदान किया था। तो याद रखिए आप लोग, जो हमारा जगत गुरु को उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा, वो दिया गया था तो याद रखिएगा, जगत गुरु को उपाधि जो दिया गया, किसको दिया गया, हरि विजय सूरी जी को दिया गया है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए, एक तो हो गया कि हरि विजय सूरी को दिया गया जगत गुरु की उपाधि, और एक उपाधि दिया गया था किस चीज का, तो युग प्रधान का, युग प्रधान का भी उपाधि दिया गया है अकबर के द्वारा, ये दिया गया है, ये याद रखिए, ये दिया गया है जीन सेन चंद्र को। किसको दिया गया है, जीन चंद्र को दिया गया है। तो जीन चंद्र को जो दिया गया है वो किस चीज का, युग प्रधान को उपाधि दिया गया अकबर के द्वारा। और यहाँ पर पूछा गया जगत गुरु को उपाधि जो प्रदान किया गया वो हरिविजय सूरी को, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और आप लोग को पता है अकबर के दरबार में कौन थे, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। और जो हमारा अष्टदिग्गज हो गया, अष्टदिग्गज किसके दरबार में, तो वो हो गया कृष्ण देव राय के दरबार में। और हमारा अष्ट प्रधान हो गया शिवाजी के दरबार में। और नवरत्न जो एक और राजा के दरबार में था, वो कौन सा राजा था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मेहुल को पराजित किया था। तो इसको पराजित किया था यशोवर्मन ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यशोवर्मन ने ही जो हमारा हुन शासक मेहुल है उसको हराया था, पराजित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब संबंधित है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। तो आप याद रखिए पशु बलि की निंदा जो है वो अशोक के प्रथम शिलालेख में, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। और आप लोग याद रखिए दूसरे शिलालेख जो है अशोक का, उसमें मनुष्य व पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तो याद रखिए अगर चिकित्सा व्यवस्था की जैसे बात हो वो दूसरा शिलालेख हो जाएगा। और पांचवा शिलालेख जो है इसमें जो है जिक्र है वो, इसमें धर्म महामात्राओं की नियुक्ति जानकारी मिलती है किसमें। तो आप याद रखिए जो हमारा पांचवा शिलालेख है अशोक का, उसमें क्या चीज का जिक्र है, तो जो हमारा धर्म महात्मा है उसका नियुक्ति से संबंधित जो हमारा शिलालेख है वो पांचवा शिलालेख हो गया। और जो हमारा छठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया, किस शिलालेख में, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया। इस प्रकार आप लोग 13 शिलालेख है अशोक का, वो सभी शिलालेख आप लोग याद रख सकते हैं, 13-14 शिलालेख है, तो उस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जाता है बृहद शिलालेखों से। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। याद रखिए माउंट सेंट हेलेंस जो स्थित है वो यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। याद रखिए जो हमारा पुलिकट झील है ये दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से वो दो राज्य है, तो याद रखिए एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया और एक हमारा है तमिलनाडु। इन दोनों के साथ जो सीमा बनाते हैं वो पुलिकट झील बनाती है। और याद रखिए श्री हरिकोटा जो हमारा अंतरिक्ष संशोधन केंद्र है वो श्री धवन, जिसको हम लोग सतीश धवन भी बोलते हैं, जो श्री हरिकोटा में है, ये पुलिकट झील के आसपास ही है। ये भी आप लोग याद पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारा श्री हरिकोटा का सतीश धवन केंद्र है वो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है वो किस झील के पास है, ये पुलिकट झील के पास, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुलिकट झील हमारा दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। तो इसमें जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वो 96% आंध्र प्रदेश का हिस्सा है पुलिकट झील का, और तमिलनाडु का मात्र कितना परसेंट है, 4% हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है। तो ब्राजील जो हमारा ये भू अवस्थित नहीं है, बाकी बात कजाकिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सभी हमारा भू अवस्थित क्षेत्र है। लेकिन ब्राजील आप लोग देखिएगा मानचित्र में, उसमें आप लोग को दिखेगा कि जो हमारा इधर से जो हमारा ब्राजील का पश्चिम की इधर से, सॉरी पूर्व की इधर से देखिएगा ब्राजील का, तो वो अटलांटिक महासागर से टच करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भू अवस्थित नहीं है। भू अवस्थित करने का मतलब ये होगा कि जो भी देश है उसके चारों ओर से सिर्फ भूमि ही रहना चाहिए, समुद्र से वो टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है, तो ये प्रश्न हो जाएगा कि सबसे बड़ा हमारा भू अवस्थित जो हमारा देश है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा देश है जिसकी चारों ओर क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 41 हो जाएगा कि जो हमारा
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगर आप यहाँ पर प्रश्न क्या 42 है कि कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो हमारा यहाँ पर है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? याद रखें कोडाई कनाल जो हमारा है वो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पालनी। और आप लोग याद रखिए हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुडी की चोटी है। अनायमुडी की चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ी जो हमारा है इसका सबसे ऊंची चोटी हो जाए वो दोदा बेटा है। तो दोदा बेटा जो है वो किसका है? दोदा बेटा जो हमारा ये नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगा अनायमुडी। अगला प्रश्न प्रश्न 43 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 44 है कि मिट्टी की संरचना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मिट्टी की संरचना निक्षेपण, अपक्षेपण, अपक्षय और अपर्दन में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर है। इस नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय जो थल सेना है उसका दक्षिण पश्चिम कमांड जो का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित? याद रखिए जयपुर में स्थित। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा जयपुर। अगर पूछा जाए आप लोग को कि जो हमारा भारतीय थल सेना इसका दक्षिण कमांड कहाँ है? तो दक्षिण कमांड का जो मुख्यालय हो जाएगा वो पुणे में हो जाएगा। पश्चिमी कमांड हो जाएगा चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ स्थित? ये हरियाणा में स्थित है। ये हो जाएगा पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। और अगर पूछा जाए पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है भारतीय थल सेना का? तो वो कलकत्ता में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया था दक्षिण पश्चिम कमांड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है आप लोगों को कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 है कि योकोहामा रणनीति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा योकोहामा रणनीति जो संबंधित है वो आपदा प्रबंधन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम, मानव और जीव मंडल प्रोग्राम मैप जिसको शॉर्ट में बोलते हैं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ये प्राप्त है आप लोग याद रखिएगा जो हमारा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है इसको यह मान्यता प्राप्त, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था। आप लोगों को एक ट्रिक पता था जो हमारा पंचेत बांध से आप याद रखिए जो हमारा 5 उंगली होता है, जब हम लोग किसी काम को 5 उंगली से काम करते हैं तब उसमें क्या होता है? दम लगता है। तो हमारा दम जो होता है वो 5 उंगली में होता है। तो 5 उंगली में क्या होता है? दम होता है। ठीक है, तो 5 उंगली में जो अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो वो दम लगेगा उसमें। तो 5 उंगली में हमारा दम होता है। किसी एक उंगली से काम करेंगे उसमें क्या दम नहीं लगेगा, कम एनर्जी उसमें कम बल लगेगा। तो हमारा 5 उंगली से काम करेंगे तो अच्छे तरीके से बल लगेगा। अर्थात हम लोग याद रखते हैं कि जो हमारा दम होता है वो 5 उंगली में होता है। अर्थात पंचेत बांध जो हमारा इसमें है दामोदर नदी पर। दम से याद रखिएगा दामोदर नदी और 5 से याद रखिएगा पंचेत बांध। तो हमारा पंचेत बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा पंचेत बांध है वो दामोदर नदी पर बनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? याद रखिए नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था? 1991 में। और किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? याद रखिएगा ये किया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LPG। ये आप लोग नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल से हो गया लिबरलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उदारीकरण। और पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं क्या? निजीकरण। और जी से हो गया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम लोग बोलते हैं भूमंडलीकरण। LPG हमारा ये हो गया। तो वो वाला नहीं समझेगा जो विज्ञान में होता है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे खाना बनाते हैं, वो LPG नहीं है, ये LPG दूसरा वाला है। ठीक है, तो इसकी ये जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा नीति घोषणा किया गया था? नरसिम्हा राव के द्वारा। अगर प्रश्न पर प्रश्न संख्या 51 है कि यदि कि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ होगा। तो अगर पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य होगा अर्थात चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या है? वो प्रतिचुंबकीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 52 है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो ये होता है अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी स्वतंत्र
चुंबक को लटका दें तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। स्वतंत्र जो हमारा अगर किसी स्वतंत्र मैग्नेटिक अर्थात चुंबक को हम लोग लटका दे कहें तो उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, तो उत्तर दक्षिण होता है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रश्न कि हमारा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, दिशा दक्षिण से उत्तर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण नहीं मारिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 53, और प्रश्न संख्या 53 हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, और हमारा यहाँ पर जो है साइंस स्टार्ट हो गया, 51 नंबर प्रश्न साइंस स्टार्ट हो गया है। पूछा जा रहा है कि टेस्ला किसकी इकाई है, तो याद रखिए टेस्ला जो इकाई है वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया आप लोग को। विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो हमारा यहाँ पर विद्युत प्रवाह हो गया और चुंबकीय प्रवाह हो गया, ये सभी जो है ऑप्शन आप लोग को दिया गया। तो टेस्ला जो इकाई है वो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 54 है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। आप लोग सबसे पहले जान लीजिए एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। याद रखिएगा हमारा जो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और यहाँ पर आप लोग मैग्नेटिक शब्द आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, चुंबकीय से संबंधित नहीं होगा। तो चुंबकीय यहाँ पर देखिए मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय तरंग है। तो एमआरआई मशीन हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, चुंबकीय तरंग से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता जब वो सबसे अधिक होता है। तो वेदन क्षमता आप लोग बता दूं, सबसे अधिक जो होता है वेदन क्षमता वो गामा का हो जाएगा, उसके बाद बीटा का हो जाएगा, उसके बाद अल्फा का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक वेदन क्षमता पूछा गया है, सबसे अधिक वेदन क्षमता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गामा किरण का, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम करते हैं, थोरियम करते हैं, प्लूटोनियम भी करते हैं, और लेकिन हीलियम का जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं जो हमारा भारत है वो सबसे अधिक किस नाभिकीय ईंधन के उत्पादन में है, तो आप लोग देखिए थोरियम जो है वो सबसे अधिक भारत में ही उत्पादन होता है थोरियम का, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 57 है कि कोशिका किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है, तो जल का मात्रा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 57 का। जल की मात्रा जो होता है कोशिका में वो 80% से अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 58 है कि इनमें से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो याद रखिए पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है वो फफूंद से किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा फफूंद, जिसको हम लोग कवक भी बोलते हैं। तो कवक या फफूंद से ही पेनिसिलिन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 59 है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग किसा होता है। याद रखिएगा जो हमारा हवाई जहाज उसके ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। याद रखिए जंतु वसा में सामान्यतः जो होता है वो संतृप्त वसा अम्ल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 61 है कि एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो याद रखिएगा जो एक खास श्रृंखला है इसमें सर्वाधिक संख्या जो होती है वो अपघटक की होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 62 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खुराना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 63 है। प्रश्न संख्या 63 में पूछा जा रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी, अर्थात हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर लाल रुधिर कणिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का एक रोग है। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया जो एक प्रकार का रोग है वो आनुवांशिक रोग है, अर्थात जो हमारा ये है मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाला रोग, अगर किसी के पिता को उसके बच्चे को भी होना है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग आनुवांशिक रोग। तो हीमोफीलिया जो है वो उसी प्रकार का रोग है, आनुवांशिक रोग ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 है। प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है आप लोगों की कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किस विधि द्वारा। ये किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो याद रखिएगा जो हमारा शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है वो हाइपोथैलेमस में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 67 है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो ये जो है शुक्र के चारों ओर है, इसके राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा शुक्र।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 है। प्रश्न संख्या 68 में आपको पूछा जा रहा है कि किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब समान विमीय सूत्र नहीं है। तो आप याद रखिए, जो हमारा बल है इस दोनों का जो ऐसा है मात्रक वो भिन्न भिन्न होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ये इसका जो विमीय सूत्र है वो अलग अलग हो जाएगा। मुख्य बात सभी का विमीय सूत्र जो है वो एक ही है, क्योंकि हम लोग पता है भार का मात्रक न्यूटन, बल का भी न्यूटन, कार्य का जूल है, ऊर्जा का भी जूल है, आवेग समय दोनों का मात्रक जो है वो सेम ही है। इसलिए यहाँ पर सभी का विमीय सूत्र सेम होगा, लेकिन बल एवं दाब का मात्रक अलग अलग है, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी अलग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 69 की तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए ZnSO4 इंटू 7H2 है, इसको हम लोग बोलते हैं उजलात होता है। उजलात होता हो गया ZnSO4 इंटू 7H2 है। लेकिन अगर बात करें हम लोग FeSO4 इंटू 7H2 होती है, हो जाएगा हरात होता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा, क्या कर सकता है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या फिर नहीं होती है, साफे नहीं होता। तो ये हो जाएगा कौन सी बीमारी, तो आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाला बीमारी है, और ये जो है इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होता है या फिर नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 71 है कि किस ब्लड समूह में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। तो एंटीजन अनुपस्थित रहता है वो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ओ में अनुपस्थित रहता है। और ये हमारा एंटीजन ए होगा, बी ग्रुप में एंटीजन बी हो जाएगा, और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होगा। लेकिन ओ वाला हमारा जो ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता है, और ए बी जो है वो सर्वग्राही है। और प्रश्न पूछा जाता है ओ और ए बी नहीं, सिर्फ उसमें प्लस माइनस लगा के भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ए बी प्लस हमारा हो जाएगा सर्वग्राही, ओ माइनस हो जाएगा सर्वदाता। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया गया वो कार्ल एवं बेंदा के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, कार्ल एवं बेंदा। इस पर हम लोग यहाँ पर टोटल प्रश्न कर लिए इस सेट का। तो यहाँ पर आप लोग को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा भी लगा होगा एग्जाम के पर्पज से। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग कंटिन्यू बना रहिएगा। पीछे का जो भी वीडियो नहीं देखें वो देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर 75 जीके जीएस जो है वो उसी पर कंपटीशन होगा। क्योंकि और मुख्य बात जो हमारा मैथ रीजनिंग वो तो लगभग सभी कोई बना ही लेता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग जीके जीएस का, तो वो किसी का कमजोर रहता है, किसी का ठोस रहता है। अगर आप लोग जीके जीएस ठोस रखिएगा तो आप लोग एग्जाम अच्छी तरीके से कट ऑफ पार कर पाइएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।